बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इस बात का विचार विमर्श करेंगे कि सहारा जिस तरह से पिछले 15 वर्षों में निवेशकों का भुगतान और निवेशकों का जमा पूंजी काफी सही तरीके से निवेशित कराते हुए कैश रोल आउट के तहत 17,400 करोड़ को आज 1,80,000 करोड़ तक लेकर के आई, जिसे ईडी ने अपने चार्जशीट में घोटाला बताया है। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये घोटाला है या सहारा की नीति है। जिस तरह से सहारा ने 2012 से लेकर के 2025 तक पैरा बैंकिंग को संभाला, वैसे देखा जाए तो सहारा के ऊपर कार्रवाई 2008 से शुरू हो गई थी, जब आरबीआई ने फर्स्ट टाइम कार्रवाई किया। इसके बाद सेबी ने शुरुआत की 2008 में, और उसके बाद जिस तरह से सहारा ने निवेशकों का जमा पूंजी बचाते हुए उसमें ग्रोथ लाते हुए आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचाया, ये काबिले तारीफ है। मैं देख रहा हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में सहारा को सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सहारा ने निवेशकों की जमा पूंजी को 17,400 करोड़ से आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचा दिया है। ये आज के इतिहास का फाइनेंशियल सेक्टर का अजीबोगरीब मामला है, जहां पर सहारा ने निवेशकों का पूंजी 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा करके और आज 1,80,000 करोड़ पे पहुंचाई। वहीं पर लोग सहारा को घोटाला, और ईडी इसको घोटाला का नाम दे करके चार्जशीट दायर करके ईडी कलकत्ता ईडी कोर्ट सेशन कोर्ट में केस दायर की, और आज सहारा उस केस को लड़ रही है। तो मैं खास करके सभी निवेशकों से कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सहारा तमाम निवेशकों की पूंजी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से आज 1,80,000 करोड़ तक पहुंचाकर एक ऐसी मिसाल कायम की है जो फाइनेंशियल सेक्टर में इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भले ही लोग इसे सहारा को घोटालाबाज कहते हो या घोटाला कहते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह सहारा की ही नीति या सहारा श्री की दिव्य दृष्टि थी या उनकी विजन थी, जिसके तहत आज 1,80,000 करोड़ की जमा पूंजी ईडी ने भी डिक्लेयर किया है, और लोगों का भुगतान कराने के लिए सहारा की मैनेजमेंटों को जो भी उचित कार्रवाई हो रही है वो किया है। तो जो आज ईडी की कार्रवाई चल रही है या जो भुगतान को लेकर के सहारा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, खास करके आंदोलनकारी विरोधियों के द्वारा, उसको समझ लीजिए कि सहारा आप लोगों का भुगतान, आप लोगों का जमा पूंजी बहुत ही सुरक्षित रखा है, और पूरा का पूरा निवेश प्रॉपर्टी सेक्टर में रखा है, जिसमें एमबी वैली सिटी जैसी प्रॉपर्टी शामिल है। जो भुगतान पिछले 15 वर्षों में सहारा के द्वारा किया गया, उस पर भी काफी टिक्का टिप्पणी चल रही है कि सहारा ने कभी भुगतान ही नहीं किया है, सहारा कभी भुगतान करता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सहारा आरबीआई में भी काम किया, और आरबीआई में फाइनेंशियल सेक्टर में 2012 तक सहारा ने 73,000 करोड़ का भुगतान किया, जो कि आज की डेट में आरबीआई के साइट पर या कहीं भी आरबीआई के द्वारा यह आरोप नहीं है कि सहारा ने भुगतान नहीं किया। यानी कि सहारा फाइनेंशियल सेक्टर में जितना भी बिजनेस किया 100% भुगतान किया। उसके बाद सहारा ने सेबी के अंडर में भी काम किया, सहारा म्यूचुअल फंड में काम किया। आज तक म्यूचुअल फंड को लेकर के, एसेट मैनेजमेंट को लेकर के किसी भी तरह का यह आरोप नहीं है कि सहारा ने म्यूचुअल फंड का भुगतान नहीं किया। यानी सहारा ने म्यूचुअल फंड का भी 100% भुगतान किया। उसी तरह से
सहारा एमसीए में भी काम किया, जिसमें आपके ओएफसीडी जारी किए गए थे, और ये ओएफसीडी 2001 से सहारा इंडिया कॉमर्शियल के द्वारा जारी किया जा रहा था, जो कि 2008 में भी सहारा के पास 1.25 करोड़ इन्वेस्टर थे और उसमें भी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था। उसे भी सहारा ने 95% भुगतान किया, चाहे वो सहारा रियल एस्टेट हो, सहारा हाउसिंग हो, सहारा इंडिया कॉमर्शियल हो, यानी ओएफसीडी सेक्टर में भी सहारा ने 95% का भुगतान किया। उसके बाद सहारा सीआरसीएस के अंदर, सोसाइटी के अंदर आई। 2010 से लेकर आज तक सोसाइटी के अंदर जितने भी सहारा के पुराने पैरा बैंकिंग थे, सबको रोल आउट कैश रोल आउट करते हुए 10% से भी ज्यादा का भुगतान किया, जिसमें सीआरसीएस रिफंड पोर्टल भी शामिल है। और आज की डेट में 1,80,000 करोड़ की देनदारी सिर्फ और सिर्फ सहारा की बैलेंस शीट पर ही डिक्लेयर है। ईडी ने कोई इन्वेस्टिगेशन या ईडी ने किसी तरह की इंक्वायरी करके 1,80,000 करोड़ का आंकड़ा नहीं लाया है। ये आंकड़ा सहारा की बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट से ईडी ने लाया है। यानी कि सहारा ने जिनका भी इन्वेस्टमेंट था पिछले 15 वर्षों में 10,000 रुपए का 60,000, 63,000, 65,000 रुपए कर चुका है। अब बात रही कि क्या सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं कर सकता था। जिस तरह से आज पूरे देश भर में आरोप लगाया जा रहा है कि सहारा भुगतान के लिए कुछ काम नहीं किया है, सहारा सिर्फ और सिर्फ केस के लिए काम किया है, सुप्रीम कोर्ट के लिए किया है, केस के लिए लड़ाई लड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपना शाख बचाने के लिए काम किया है, निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2012 तक सहारा के ऊपर किसी भी तरह की कोई वित्तीय अनियमितता या किसी भी तरह की कोई भुगतान को लेकर के एक एफआईआर तक भी नहीं था। यानी कि 2012 तक सहारा 100% भुगतान करता था और क्लीन चिट था, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं था। 2012 के बाद जैसे ही सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो जजमेंट, यानी एक ही केस का दो ऑर्डर अगर मिला हो, पहले ऑर्डर का भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए, आदर सम्मान करते हुए, भुगतान करते हुए आगे बढ़ा। सेबी उसको नहीं माना, दूसरा ऑर्डर आया। दूसरा ऑर्डर आने के बाद भी सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 5,120 करोड़ का कैश, 5,120 करोड़ भुगतान करने के लिए सेबी को दिया। उसके बाद सहारा ने कहा कि रिव्यू पिटीशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आदेश है ये मानने लायक नहीं है, क्योंकि एक ही भुगतान का दोबारा 2 बार अगर किसी को आदेश मिल जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं कर सकती है। इसलिए सहारा ने 20,000 करोड़ रुपए न दे करके रिव्यू पिटीशन के लिए बार बार रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया। तो आप बताइए कि क्या सहारा भुगतान के लिए काम नहीं किया? क्या सहारा 2012 अगस्त 2012 के आदेश के बाद क्या उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया? आदेश का पालन किया, लेकिन सेबी ने आदेश का पालन नहीं किया। जो आदेश सेबी को दिया गया था, सेबी आज तक उस आदेश का पालन नहीं किया। और आदेश यही था कि सहारा ने अगर भुगतान कर दिया है या सहारा के जितने भी रिपोर्ट हैं उसको अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो सहारा के एजेंटों के द्वारा, सहारा के कर्मचारियों के द्वारा उसको ट्रैक कीजिए और रिपोर्ट को सौंपिए। लेकिन आज तक सेबी ने उसको, उस रिपोर्ट को या ट्रैक नहीं कर पाई, या सहारा के एजेंटों या सहारा के कर्मचारियों का कभी भी कोऑपरेशन नहीं लिया, कभी भी उसकी सहायता नहीं ली और सुप्रीम कोर्ट के सीधा का सीधा कंटेम्प्ट किया। लेकिन आज तक सेबी के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी, किसी भी तरह की कोई जवाबदारी तय नहीं हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम विरोधियों से कि सेबी जिस तरह से सहारा के ऊपर कार्रवाई करवाया, जब सहारा का देनदारी का मामला था, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की और सहारा ने भुगतान किया, इसके बावजूद भी सेबी ने कहा कि कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो उस समय क्या यह मामला सेबी के अंडर में रह जाना चाहिए था या इनकम टैक्स का मामला था? जब यह मामला इनकम टैक्स का था तो सेबी क्या कर रहा था? आज भी यह मामला जब 100% 2021 के बाद सेबी भुगतान बिल्कुल बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी सेबी अभी क्या कर रहा है? क्या सेबी की अकाउंटेबिलिटी है? और क्यों सुप्रीम कोर्ट आज तक सेबी को किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया?